स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कपलिंग के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको मॉड्यूलराइजेशन के बारे में बताया था कि जो मॉड्यूलराइजेशन है उसमें हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं और ये जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। उनके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सिस्टम को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, सिस्टम मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाती है, मॉड्यूल्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, मींस हमें वहाँ पर रीयूजेबिलिटी मिलती है। देखिए, कपलिंग इट इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। जो भी हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं उनमें आपस में कितना इंटरेक्शन हो रहा है, कितना इंटरडिपेंडेंस है, इसको शो करने के लिए कपलिंग का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास में कोई गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है तो वहाँ पर हमेशा लो कपलिंग हो रही होगी। मीन्स अगर कपलिंग बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मीन्स वहाँ पे हैंगअप हो सकता है, बॉटलनेक आ सकता है। तो अगर लो कपलिंग होगी, मॉड्यूल अगर अपने आप में सक्षम है अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो हमारा एक गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत तरीके की कपलिंग होती है। हमारे पास में डाटा कपलिंग है, स्टाम्प कपलिंग है, कंट्रोल कपलिंग है, एक्सटर्नल कपलिंग है, कॉमन कपलिंग है, कंटेंट कपलिंग है। यहाँ पे हमारे पास में बेस्ट केस होते हैं, हमारे पास में रस्ट केस होता है। मीन्स कंटेंट कपलिंग बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं इसकी डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमें ऐसे कपलिंग मैकेनिज़्म को यूज़ करना है जिसमें कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स बहुत कम हो, जैसे कि हमारे पास में डाटा कपलिंग है। स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डाटा कपलिंग की बात करते हैं। डाटा कपलिंग, if the dependency between the modules is based on the fact that डाटा कपलिंग में मॉड्यूल्स के बीच में जो डिपेंडेंसी होती है वो इस बात पे फोकस करती है कि यहाँ पर जो भी डेटा पास होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा दो मॉड्यूल्स के बीच में, वो केवल वैल्यूज़ के थ्रू होगा। इट मीन्स यहाँ पर केवल और केवल हमें वैल्यूज़ को पास करना होता है। आपने देखा होगा हमारे पास में बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं। हम कॉल बाय वैल्यू सपोर्ट कराते हैं, हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, हम एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाते हैं, हमने किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास किया, एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाए, स्ट्रक्चर्स बनाया। तो इट मीन्स यहाँ पर हम केवल और केवल वैल्यूज़ को पास करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक फंक्शन क्रिएट किया सम नेम का, उसमें डायरेक्टली वैल्यू पास कर दी, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे डेटा कपलिंग हो रही है और हमें कह सकते हैं दीज मॉड्यूल्स आर सेड टू बी डेटा कपल्ड। ये जो मॉड्यूल्स हैं वो आपके डेटा कपल्ड मॉड्यूल्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम डेटा कपलिंग की बात करें, द कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपका डेटा के थ्रू होगा। मीन्स यहाँ पे आपको वैल्यूज़ को ही पास करना है। स्टूडेंट्स, डेटा कपलिंग में जो मॉड्यूल कम्युनिकेशन होता है वो ट्रैम्प डाटा को कंटेन नहीं करता है। ट्रैम्प डाटा मीन्स क्या होता है कि हमारे पास में पहले से कोई डेटा रखा हुआ है, उसके बेसिस पे हमने अपना कोई आउटपुट फाइंड किया। स्टूडेंट, इसमें एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास में कस्टमर बिलिंग सिस्टम है। बिलिंग सिस्टम पर्टिकुलर हमारे पास में वैल्यूज़ आएंगी, इस पर्सन ने ये थिंग यहाँ से परचेज़ की हैं, इतनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू वहाँ पे पास करते हैं और हमारे पास में एक बिल जनरेट होके आता है। तो डेटा कपलिंग में वैल्यूज़ को पास किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में स्टाम्प कपलिंग है। अगर मैं स्टाम्प कपलिंग की बात करूं तो यहाँ पे पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर को किसी एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में पास कर दिया जाता है।
आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी हमने एक एरे लिस्ट बनाई और एरे को हमने पास कर दिया, या फिर हमने ऑब्जेक्ट्स को पास करा दिया। यहाँ पर ट्रैम्प डाटा की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में पहले से ही कोई डेटा रखा हुआ है और हमने उसको यूज़ किया। स्टूडेंट्स, इट मे बी नेसेसरी ड्यू टू एफिशिएंसी फैक्टर्स। यहाँ पर हमें एफिशिएंसी फैक्टर्स को देखना होता है। मींस जो भी इंसाइटफुल डिज़ाइनर है, जिसने भी पर्टिकुलर डिज़ाइन क्रिएट किया है, उसकी चॉइस क्या है। यहाँ पर हमें लेज़ी प्रोग्रामर को नहीं देखना है, ना ही हमें लेज़ी प्रोग्रामिंग करनी है। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग, लेज़ी प्रोग्रामिंग। लेज़ी प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या होता है कि बाइंडिंग बहुत ही लेज़ी होती है। लेज़ी बाइंडिंग होती है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है स्टैम्प कपलिंग में। यहाँ पे ट्रैम्प डाटा का इन्वॉल्वमेंट होता है। पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर को किसी एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में पास कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप ऑफ कपलिंग जो है वो हमारी कंट्रोल कपलिंग है। देखिए, यहाँ पर जो मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा उसमें हम पास करेंगे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को, और इसलिए इस तरीके की कपलिंग को हम कहते हैं कंट्रोल कपलिंग, और मॉड्यूल्स कहलाते हैं हमारे कंट्रोल्ड कपल मॉड्यूल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोलिंग बहुत ही गुड है अगर हमारे पास में ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे लिए फैक्टरिंग कर रहे हैं और रीयूजेबिलिटी को अचीव कर रहे हैं। और अगर पैरामीटर्स का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो इंडिकेट कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेवियर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक बैड कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन है। स्टूडेंट, फैक्टरिंग। देखिए, हम जावा में फैक्ट्री मेथड्स का यूज़ करते हैं, C++ में भी हम फैक्ट्री मेथड्स बनाते हैं। तो फैक्ट्री मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें कि जो आउटपुट होता है वो यूज़र की चॉइस पे डिपेंड करता है। जिस तरीके का इनपुट यूज़र देगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। मीन्स कि हम यहाँ पे फैक्टरिंग कर रहे हैं, हमें बार बार यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि आप प्रिंटफ में कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, सभी वैल्यूज़ को यूज़ करते हो स्टूडेंट्स, बट आप तो केवल एक प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं। इंटरनली बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मीन्स वहाँ पे रीयूजेबिलिटी अचीव हो रही है। अगर हम किसी फंक्शन को बार बार यूज़ करें तो वो रीयूजेबिलिटी कहलाता है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं शॉर्ट फंक्शन डेट टेक्स कंपैरिजन फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। हमारे पास में हमें डेटा को शॉर्ट करना है। शॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा। मीन्स आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहे हैं, आप डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने एक कंपैरिजन फंक्शन बना दिया जिसके इनसाइड हम डेटा को शॉर्ट करेंगे। तो अगर आपने किसी शॉर्ट फंक्शन को, किसी कंपैरिजन फंक्शन को किसी शॉर्ट फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन है। मीन्स इनपुट पे डिपेंड करेगा कि आउटपुट किस तरीके का आए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग जो है हमारे पास में वो होती है हमारी एक्सटर्नल कपलिंग। अगर हम एक्सटर्नल कपलिंग की बात करें तो यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी एक्सटर्नल सोर्स की आपको हेल्प लेनी होगी। कोई पहले से सॉफ्टवेयर क्रिएटेड है उसकी हेल्प लेनी होगी। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्डवेयर यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपने स्टोरेज क्लासेस के बारे में स्टडी किया है। हमारे पास में बहुत सारी स्टोरेज क्लासेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्टर है, ऑटोमेटिक है, एक्सटर्न है। तो अगर हम एक्सटर्न स्टोरेज क्लास की बात करें तो वहाँ पर हम एक ऐसा वेरिएबल एक्सटर्न वेरिएबल प्रोग्राम में बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जो कि किसी और फाइल में हमको डिफाइन करना होता है। आपने एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में सुना होगा। एम्बेडेड सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर को एम्बेड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जावा एप्लेट्स की बात करें तो अगर कोई वेब पेज बना है उसमें ऑटोमेटिकली जावा के एप्लेट को एम्बेड कर दिया जाएगा तो वो पेज जैसे ही लोड होगा वो ऑटोमेटिकली रन करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी एक्सटर्नल डिवाइस का, एक्सटर्नल फाइल का, या फिर आप किसी ऐसे प्रोसीजर का यूज़ करेंगे
जिसके थ्रू आप अपने टास्क को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक्सटर्नल कपलिंग होगी। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में कॉमन कपलिंग है। देखिए कॉमन कपलिंग, जैसा कि इसके नेम से ही मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे डाटा कैसा होगा, शेयरेबल होगा। आप ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बीच में शेयरेबल होते हैं। कोई एक फंक्शन अगर वैल्यू को अपडेट करेगा तो ग्लोबल वेरिएबल में वो रिफ्लेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, हम स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हैं, वो भी क्या है, शेयरेबल्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। The changes in the global data mean tracking back to all the modules which access the data to evaluate the effect of the change। ठीक है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि अगर आपने ग्लोबल डेटा में कुछ चेंज किया तो वो चेंज सभी मेथड्स को रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो ग्लोबली डिफाइन है। ग्लोबल वेरिएबल्स हमेशा हमारे शेयरेबल वेरिएबल्स होते हैं। उनको फाइल्स में जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनको हम वो एक्सेस कर सकते हैं। बट इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप कॉमन कपलिंग कर रहे हैं, डेटा आपका शेयरेबल है, तो कहीं ना कहीं आपको रीयूजेबिलिटी परफॉर्म करने में दिक्कत होती है। दूसरा, यहाँ पे जो डाटा है हमारा, उसकी कंट्रोल्ड एक्सेस नहीं है। फाइल में आपने 5 मेथड्स बनाए तो पांचों के पांचों मेथड्स क्या कर रहे हैं, उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मेंटेनेबिलिटी भी रिड्यूस होती है कॉमन कपलिंग में। तो स्टूडेंट्स, कॉमन कपलिंग मीन्स जहाँ पे डेटा शेयर हो रहा होगा वहाँ पे कॉमन कपलिंग हो रही होगी। नाउ लास्ट है हमारी कंटेंट कपलिंग। देखिए कंटेंट कपलिंग में बेसिकली एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के डेटा को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर जो डेटा का फ्लो होता है या जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है, वो किसी एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के पास में डेटा को फ्लो कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, जैसे कॉल बाय रेफरेंस की बात करें तो हम वहाँ पे किसी एक वेरिएबल का एड्रेस जो किसी दूसरे मेथड में आपने डिफाइन किया हुआ है, किसी दूसरे मेथड को पास कर देते हैं। अब जो सेकंड मेथड होता है वो उस एड्रेस पे वर्किंग करता है, मींस वहाँ पे पहले मेथड्स के इनसाइड जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू में मॉडिफिकेशन हो रहा होता है। तो डेट इज कंटेंट कपलिंग। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।